गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से पीआईबी सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में 9 जून 2021 की जो पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं उनको डिस्कस करने वाला है। सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी के साथ में जो हम न्यूज आइटम डिस्कस करेंगे उनका लिस्ट आउट कर देता हूँ। पहला हम डिस्कस करेंगे जो हमारा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो रिलीज हुआ है। सेकंड नंबर पर हम लोग डिस्कस करने वाले दोस्तों जो न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2012 इसको एक्सटेंड किया गया है। तीसरा नंबर पे रहेगा हमारा जो खरीफ फसलों के लिए जो एमएसपी को अनाउंस किया गया है। फोर्थ जो हमारा न्यूज रहेगा दोस्तों वो रहेगा दिस इंडो थाई कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं, ये अपन ने कवर कर लिया। उसके बाद में रहेगा डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने जो एमओयू साइन किया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है नाबार्ड के लिए, डिमांड बेस्ड टेली एग्री एडवाइजरीज। उसके बाद में आगे अपना रहेगा एक प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन है कंपोनेंट, उसके अंदर न्यू अप्रूवल मिला है दोस्तों, वो हम देखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आइटम अपना रहेगा फ्रेंड्स दिस इंपॉर्टेंट नीति आयोग ने एक नया रिपोर्ट निकाला है रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के साथ में मिलकर, तो उसके जो की फाइंडिंग्स है ना वो हम लोग देखने वाले हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है दोस्तों एनर्जी सेक्टर के लिए। तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है यार, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जेन्युइन कंटेंट मिलता है और जेन्युइन कंटेंट मिलता रहेगा दोस्तों। मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे जो इनसाइट्स है मैं आपके साथ में शेयर करता रहूंगा। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, आप सपोर्ट करते रहिए। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, देखो आप जो मतलब लगभग की 76% लोग चैनल को जो वीडियोस को जो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है यार, इतना अच्छा मटेरियल आपके लिए ला रहा हूं मैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है फ्रेंड्स। चलो पहली न्यूज के साथ में स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी है हमारे जो 3 इंस्टीट्यूशन हैं जो कि टॉप 200 में है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2022 के अंदर। फ्रेंड्स देखिए जो टॉप करने वाले इंस्टीट्यूशन है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईएससी बेंगलुरु। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये वाली है कि जो हमारा आईएससी बेंगलुरु है इसने पहला स्थान प्राप्त किया दुनिया में रिसर्च के मामले में। अब आपको थोड़ा मैं देखो, जब हमारा आईआईसी बेंगलुरु ने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है तो डेफिनेटली आपको इस पर्टिकुलर रैंकिंग को और डिटेल में समझने की जरूरत है मेरे अकॉर्डिंग, वो मैं आपको कवर कराऊंगा। भाई ये जो रैंकिंग है वो कैसे निकालते हैं, इसके अंदर क्या पैरामीटर्स होते हैं, टोटल 6 पैरामीटर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या होता है। भाई रिसर्च के अंदर टॉप आने का मतलब क्या है, एग्जामिनर जो है वो डेप्थ में पूछ रहा है। देखो आपको पता है अभी रिसेंट जो आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 जो एक्सपीरियंस है कि फ्रेंड्स कितना डेप्थ में जाके पूछ रहा है। तो दोस्तों उस हिसाब से अपने को तैयारी करनी चाहिए, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली हमारा आईआईसी बेंगलुरु ने काफी अच्छा माइलस्टोन अचीव, दुनिया में पहला स्थान प्राप्त करना एक बहुत बड़ी बात होती है, भारत के लिए गर्व की बात, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री ने बोला है दोस्तों। तो ये हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं, इस पर्टिकुलर रैंकिंग्स को क्या क्या इसके अंदर इंडेक्स होते हैं। मतलब रिसर्च के अंदर पहला स्थान प्राप्त करने का मतलब क्या है वो हम समझते हैं। दोस्तों मैंने खोला है क्यूएस यूनिवर्सिटी की जो है वेबसाइट। अब हम समझते हैं इसकी मेथोडोलॉजी क्या है, आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। देखो इस इंडेक्स को मेजर करने के लिए 4 मैट्रिसेज यूज करते हैं, ठीक है, 6 मैट्रिसेज यूज करते हैं, सॉरी। इस इंडेक्स को यूज करने के लिए टोटल 6 मैट्रिसेज यूज करते हैं। पहला है एकेडमिक रेपुटेशन, यानी कि वहां की जो फैकल्टी उसकी कितना क्वालिटी है, ठीक है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर रेपुटेशन, जो कोई भी यूनिवर्सिटी होती है वहां पे जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पढ़ते हुए वो एक एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए स्किल्स गेन करते हैं। तो डेफिनेटली यानी कि वहां का जो बेसिकली जो करिकुलम है, जो इंस्टीट्यूट है, कितना बेटर उनको एम्प्लॉय लेने के लायक बना देता है, वो ये कैप्चर करता है एम्प्लॉयर रेपुटेशन। तीसरा है दोस्तों फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, अगर पढ़ाने वाले नहीं होंगे तो बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे, ठीक है। फोर्थ नंबर का साइटेशंस पर फैकल्टी, ये है रिसर्च को नापने का मैट्रिसेस, यानी कि हमारा जो आईआईसी बेंगलुरु है उसने इस पर्टिकुलर मैट्रिसेस में टॉप किया, 100 में से 100 स्कोर मिला हमारे आईआईसी बेंगलुरु को। साइटेशंस पर फैकल्टी, साइटेशंस पर फैकल्टी की बात करें हम लोग तो दोस्तों कोई भी जो इंस्टीट्यूट होता है मोस्टली रिसर्च पेपर्स निकालता है, तो रिसर्च पेपर्स के ऊपर जो साइटेशंस आते हैं ना उनको 5 साल के अंदर जो साइटेशंस आए हैं डिवाइडेड बाय टोटल फैकल्टी, उससे निकलता है साइटेशंस पर फैकल्टी। और हमारा आईआईसी बेंगलुरु में इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में टॉप किया, इसलिए रिसर्च में टॉप दुनिया में नंबर 1 पे है। 5वां नंबर का इसका मैट्रिक्स है इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो, इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो। 6 इंडेक्स तो ये जो मैट्रिसेस आप याद रखो दोस्तों, पूछा जा सकता है, काफी हाई चांसेस है। अभी आजकल एग्जामिनर बहुत ही अंदर से बातें पूछ रहा है, तो डिटेल में चीजें पूछ रहा है, तो आपको डिटेल में पढ़ना है, तो आप ये चीजें याद कीजिए अच्छे से। उम्मीद है आपको ये चीजें याद रहेगी, एग्जाम में सवाल यहाँ से आएगा तो आप कर पाएंगे। अगर वेटेज की बात करते हैं, सबसे ज्यादा एकेडमिक रेपुटेशन 40%, एम्प्लॉय रेपुटेशन 10%,
और साइट एसेट्स पर फैकल्टी जो कि जो रिसर्च को नापता 20%। अच्छे से कवर कर लिया क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स को। एजुकेशन के अंदर आता है, वैसे तो फेज 2 में भी आ सकता है सवाल। दोस्तों अगले आर्टिकल पे आते हैं हम लोग। अभी जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, जो कि प्राइम मिनिस्टर का चेयरमैन होता है, आप याद रखिए दोस्तों अगर आपको पता नहीं हो तो। उसने दोस्तों जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो खरीफ की फसलों के लिए उन्होंने बढ़ा दिया है, तो टोटल 17 जो क्रॉप है उनके लिए बढ़ा है। हम लोग देखते हैं उसके अंदर क्या की पॉइंट और क्या की फीचर्स हैं। ये जो अल्टीमेटली दोस्तों एमएसपी बढ़ाते हैं ना, किसानों को जो अपना प्रोड्यूस उसके लिए फायदा मिल सके, उनको और बेहतर से बेहतर रेम्यूनरेटिव प्राइस मिल सके, यानी कि किसान जो अपनी फसल करते हैं ऑब्वियसली उनको ज्यादा अच्छे से पैसा मिल सके, इसलिए एमएसपी बढ़ाया जाता है मोस्टली। सबसे ज्यादा अगर इंक्रीज की बात करते हैं हम लोग है ना, तो इन्होंने बोला दोस्तों सेसम के 452 रुपये पर क्विंटल बढ़ाया, सबसे ज्यादा इसके अंदर इंक्रीज हुआ है। ये अलग अलग हम लोग बात करते हैं अलग अलग जो खरीफ जो फसलें हैं ना उनका, ये देख सकते हैं आप। आपको इसमें मेरे हिसाब से कि आप याद रखिए, अगर आप नए हो, अगर फ्रेशर हो, तो नाबार्ड ग्रेड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि खरीफ की फसलें हैं दोस्तों। खरीफ की जो फसल है ना, आपको कई बार एग्जाम में पूछता है, या फेज 1 स्टैटिक जीके में पूछ सकता है। जैसे फेज 1 की जो मतलब जो करंट अफेयर स्टैटिक जीके मान सकते हैं, ज्योग्राफी का टॉपिक हो जाता है सच ही। लेकिन जैसे पैडी है, उसके बाद में जवार है, बाजरा है, ये सब, रागी है, मेज है, तुर है, मूंग है, उर्द है, ग्राउंड नट है, सनफ्लावर सीड है, सोयाबीन है, सीसम है, इसके अंदर सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है। नाइगर सीड है, कॉटन है, लॉन्ग स्टेपल मीडियम, ये सब है ना खरीफ की फसलें, आपको ये याद होना चाहिए पहली चीज। उसके अलावा दूसरा कि एमएसपी में कितना इन्होंने इंक्रीज किया है, सबसे ज्यादा एमएसपी किसका अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्रेंड्स, आप ये सब छोटी मोटी बातें देख सकते हैं, ऐसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको मोटा मोटा ये अंदाजा तो होना ही चाहिए। सबसे पहली बात पता होनी चाहिए कि ये खरीफ की जो फसलें हैं कौन कौन सी होती है। उसके बाद में सबसे ज्यादा इंक्रीज इन्होंने इसमें किया है। आगे हम थोड़ा और देखते हैं जो डिटेल में काम आ सकते हैं की पॉइंट्स दोस्तों। देखो इनका जो अल्टीमेटली है ना, हमारा जो दोस्तों बजट में बोला था कि हम जो जो किसानों को उनकी जो लागत का 1.5 गुना मूल्य देंगे, तो बोला कि उस लाइन में हम लोग चाहते हैं, मतलब उसको एंश्योर इसलिए हमने बढ़ाया फ्रेंड्स। साथ में इन्होंने बोला है कि भाई हमने जो एमएसपी बढ़ाया है ना, उसके अंदर अगर हम लोग बाजरा का तो इतना ज्यादा है कि मतलब 85%, 85% फायदा हो रहा है, मतलब बहुत अच्छी बात है अगर रियल में हो रहा है तो। उसके बाद में उड़द का है 65%। बोला कि जो सब करीब जो सब फसलें हैं ना उनका कम से कम 50% तो फायदा तो हो ही रहा है, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो 1.5 गुना एमएसपी होना चाहिए ना, वो हम लोग मतलब दे रहे हैं, ऐसा बोला इन्होंने। उसके अलावा दोस्तों इसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है, ये लास्ट टाइम नाबार्ड के अंदर आई हुई थी, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, जिसको बोलते हैं पीएम आशा अभियान। इसको 2018 में अनाउंस किया गया था। अल्टीमेटली इसका ऑब्जेक्टिव भी यही था कि किसानों को जो है ना उनका प्रोड्यूस के लिए बेहतर प्राइस मिल सके। तो इसके अंदर 3 कंपोनेंट है दोस्तों, लास्ट टाइम ऐसे पूछा था कि 3 कंपोनेंट दिए गए थे इसके अंदर। ये जो मेन स्कीम है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, इसके 3 कंपोनेंट है, सबकी स्कीम से वो कौन कौन सी है। पहली है प्राइस सपोर्ट स्कीम जिसको बोलते हैं पीएसएस, दूसरा प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, तीसरा दोस्तों प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। ये तीनों स्कीम का मैं आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ बैकग्राउंड दे देता हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। दोस्तों अल्टीमेट जो मकसद है पीएम आशा का आपको पता ही है कि जो किसान है वो फसल पैदा करते हैं, तो उसके बाद में उनको रेम्यूनेटिव प्राइस है, एटलीस्ट उनको 1.5 गुना प्राइस जो है मिलना ही चाहिए, जो कि मैंडेटेड है दोस्तों। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखो वापस से इस स्कीम के 3 कंपोनेंट आप सबको पता ही चल गया होगा। अब लोग हम समझने की कोशिश करते हैं कि अलग अलग कंपोनेंट के अंदर क्या क्या किया जा रहा है पर्टिकुलरली, ठीक है। हम लोग डिटेल में समझते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंदर। दोस्तों इसके अंदर तीन है ना, पल्सेस, ऑयल सीड्स और कॉपरा, ये 3 जो पर्टिकुलर क्रॉप्स हैं, पल्सेस, ऑयल सीड्स और कॉपरा, ये कवर होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो सेंट्रल की जो नोडल एजेंसीज है ना, वो स्टेट की सपोर्ट के साथ भी प्रोक्योर करती है, यानी फिजिकल प्रोक्योरमेंट करती है फार्मर्स से, ठीक है। और उसके बदले में पेमेंट किया जाता है फार्मर्स को। दोस्तों मैं साथ आपके साथ में मतलब सबसे पहले शेयर करना चाहता हूँ कि अगर देखो एमएसपी जो है, जैसे मान लीजिए 2000 एमएसपी है, और जो बाजार में मार्केट में जो है ना उस पर्टिकुलर क्रॉप का 1800 रुपये मिल रहा है, तो उस केस में यानी कि 200 रुपये का नुकसान हो रहा है किसान को बाजार में बेचने पे, यानी कि एमएसपी से भी नीचे है प्राइस। तो उस केस में ये स्कीम है ना फायदा पहुंचाती है। तो उस केस के अंदर फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं, या तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट उसको डायरेक्ट प्रोड्यूस खरीदना पड़ेगा, या फिर कोई मैकेनिज्म हो जिसके थ्रू की जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई की जा सके किसान को। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए तीनों कंपोनेंट लॉन्च किया गया है। और पहला जो कंपोनेंट है प्राइस सपोर्ट स्कीम, इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट है नोडल एजेंसीज के थ्रू फिजिकल प्रोक्योरमेंट करती है, यानी खुद खरीदती है, और उसके बदले में किसान को पैसा दिया जाता है दोस्तों। और अगर हम लोग बात करते हैं सेकंड कंपोनेंट प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, इसके अंदर दोस्तों की अपना जो गवर्नमेंट या एजेंसी खरीदती नहीं है,
लेकिन इसके अंदर होता यह है कि जो ऑयल सीड्स, इस सबसे पहले तो इसके अंदर सारे ऑयल सीड्स का हो रहा है जिनके लिए एमएसपी नोटिफाइड है। समझ में आया? यानी कि जिन फसलों के लिए एमएसपी नोटिफाई करता है, जैसे गवर्नमेंट जैसे अभी 17 खरीद के लिए किया है वैसे, तो उनके लिए ही एप्लीकेबल है सेकंड। और दूसरा है, इसके अंदर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली प्रोक्योरमेंट नहीं करती। इसके अंदर अगर कोई रजिस्टर्ड फार्मर, सब दूसरी बात है कि इसके अंदर जो है ना फार्मर्स को रजिस्ट्रेशन होता है और एक नोटिफाइड मार्केट में ही जाके बेचना पड़ता है इसका आगे स्कीम के अंदर फायदा लेने के लिए। तो इसके अंदर जो डायरेक्ट पेमेंट है ना किसान के खाते में भेजा जाता है, जो एमएसपी है और जो सेलिंग प्राइस है उनके बीच का डिफरेंस है, डायरेक्टली किसान को पे किया जाता है दोस्तों। इसके अंदर फिजिकल प्रोक्योरमेंट नहीं किया जाता है। और हम लोग तीसरे कंपोनेंट की बात करते हैं ना, दिस प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। इसके अंदर दोस्तों जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर जो प्राइवेट जो प्लेयर्स है ना उनको मोटिवेट करती है कि भाई आप जो है इस पर्टिकुलर प्रोक्योरमेंट में पार्टिसिपेट करो और आप जो किसानों से प्रोड्यूस को एमएसपी पे खरीदो और आप एमएसपी प्राइस पे करो किसानों को। और जो जो स्टेट गवर्नमेंट जो उनको इम्प्लीमेंट करती है या यूं कहें जिनको ऐसा काम देती है, उनको स्टेट गवर्नमेंट अलग से इंसेंटिवाइज करती है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको पीएम आशा स्कीम का एक बेसिक आइडिया हो गया होगा। अभी भी आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसकी गाइडलाइंस जाके देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाबार्ड के लिए। अभी आते हैं आज की न्यूज नंबर 3 पे दोस्तों। ये तो फेज 1 टाइप का है, इंडो थाई कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कॉर पार्ट। ये जो होता रहता है दोस्तों इंडिया और थाईलैंड के बीच में। अब थाईलैंड की कैपिटल अगर आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ऐसे ही फेज 1 जी के धीरे धीरे बनता रहता है फ्रेंड्स। इन 9 से 11 जून के बीच में हुआ। और जो भारत का जो इंडियन नेवल शिप सरयू ने पार्टिसिपेट किया है दोस्तों। और थाईलैंड का जो शिप है क्राबी। शिप्स का याद रखो नाम, आप कभी कभी पूछ लेता है, सरयू और क्राबी दोस्तों। इसके अलावा कुछ काम की बात इसमें है नहीं। एक छोटा सा और एक फुल फॉर्म है सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेशली मोदी जी का विजन है कि जो हमारा जो इंडियन ओशियन है उसके पास में सब लोग सिक्योर रहे। जो भी हम लोग इसके अंदर दोस्तों पार्टिसिपेट करते हैं सिक्योर हो हमारे सभी के, और साथ में ग्रोथ भी मिल सके इस रीजन के अंदर। तो ये सब इस विजन पर्टिकुलर इनिशिएटिव के तहत टारगेट किया गया है। अगले न्यूज आइटम पे चलते हैं। ये जो अपन ने देख ही लिया है क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग का फ्रेंड्स। आईआईसी बेंगलुरु ने टॉप किया अपना रिसर्च के अंदर। एक बार थोड़ा डिटेल में इन्होंने जो एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने जो बोला है वो देख लेते हैं अपन। इसमें देखो अगर हम बात करते हैं तो आईआईटी बॉम्बे अपना जो 200 के अंदर 3 इंस्टीट्यूट आए ना, उसके अंदर अपना आईआईटी बॉम्बे का 177वां स्थान है, आईआईटी दिल्ली का 185, आईआईटी दिल्ली का 185 और आईआईसी बेंगलुरु को 186 है। टॉप 200 में हमारी 3 इंस्टीट्यूशन आई है दोस्तों। उसके अलावा इन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात किया, तो इसको जाके आप पढ़ लो अच्छे से। और इसके अलावा एक स्कीम हो रही है इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस स्कीम। इसको अपन कभी कवर करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने दो साल पहले लाया था, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। अभी अपन कवर करते हैं नीति आयोग ने जो नई रिपोर्ट निकाली है ना रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के साथ में मिलकर। सबसे पहले तो इस रिपोर्ट का नाम बता देता हूँ फ्रेंड मैं। इसका रिपोर्ट का नाम है फास्ट ट्रैकिंग फ्रेट इन इंडिया, ए रोड मैप फॉर क्लीन एंड कॉस्ट इफेक्टिव गुड्स ट्रांसपोर्ट। इस रिपोर्ट का नाम याद रखो, या मोस्टली इस रिपोर्ट का नाम आपको देके पूछ सकता है कि कितना ये अंदाजा लगा रही है फ्यूल के ऊपर सेविंग्स का। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले आप याद रखो रिपोर्ट का नाम है फास्ट ट्रैकिंग फ्रेट इन इंडिया, ए रोड मैप फॉर क्लीन एंड कॉस्ट इफेक्टिव गुड्स ट्रांसपोर्ट। दोस्तों कोई भी रिपोर्ट आती है उसका आपका टाइटल या फिर टैग लाइन या मतलब उसका जो रहता है वो आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा चांस रहता है वो पूछे जाने का। दूसरे नंबर पे है, मैं आपको इन जनरल रिपोर्ट्स के लिए स्ट्रेटेजी बता देता हूँ इस पर्टिकुलर मतलब न्यूज के साथ में। दूसरा है कौन कौन निकाल रहा है। नीति आयोग सब जानते हैं, लेकिन जो RMI रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट इससे नॉलेज पार्टनर है, तो ये भी दोनों ने मिलकर निकाला है। सबसे पहले जो हाई जो मतलब इम्पोर्टेंस का जो चीज है इस आइटम का वो है दोस्तों, इन्होंने बोला है कि जो भारत हमारा देश लॉजिस्टिक्स के अंदर टोटल 311 लाख करोड़ रुपए बचा सकता है 2020 से 2050 के बीच में, अगर कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स लिए जाए या फिर यू कहे अगर कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के अंदर। ठीक है, इन्होंने बोला है कि दोस्तों जो हमारा इंडिया है लगभग 10 गीगा टन CO2 मतलब बचा सकता है अगर हम लोग क्लीन फ्यूल की तरफ चले जाते हैं तो। ठीक है, देखो आप सभी को पता है अपने मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ रही है, तो जब डिमांड बढ़ रही है तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा दोस्तों। आपको पता ही है मतलब जो गुड्स एंड एक जगह तो एरिया में तो होती नहीं गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरी जगह से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट होता है उनको लाने के, उनको मैनेज करने के लिए। तो उसी चीज के लिए इन्होंने ध्यान दिया है कि जो हमारा जो फ्रेट का जो है डिमांड है बढ़ेगा, एक्सपेक्ट किया जा रहा है दोस्तों। लेकिन आप सभी को पता है, लेकिन अब फ्रेट जो है ट्रांसपोर्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है दोस्तों हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट और CO2 इमिशंस।
और एयर पॉल्यूशन। देखो CO2 इमिशंस और एयर पॉल्यूशन यानी कि हमारा एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहे हैं ये सब चीजें, तो उसी चीज के लिए बोला है इन्होंने कि हम लोग देखो अगर सही दिशा में कदम लेते हैं, क्लीन इकोनॉमी की तरफ मूव करते हैं, तो हम ये सब चीजें मतलब बेसिकली अवॉइड कर सकते हैं। हमारा एनवायरनमेंट भी इंपॉर्टेंट है यार, क्लाइमेट चेंज, ये सब इतने मुद्दे हैं कि हमारा जो है इकोनॉमी के ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट रखते हैं लॉन्ग टर्म में। तो जो इसके की फीचर है ना, जो बोला कि इंडिया का पोटेंशियल ये सब कर सकता है अगर सही सही सटीक कदम लिए जाए सही दिशा में। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 4% ऑफ GDP का लॉजिस्टिक कॉस्ट डिक्रीज हो सकता है। यानी कि हमारा जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है उसको 4% ऑफ GDP से हम लोग नीचे ला सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखो आप इसको, ये डायरेक्ट पूछ भी सकता है ये वाला जो न्यूज आइटम है। दूसरा दोस्तों, हम लोग है ना 10 गीगा टन कम्युलेटिव CO को इमिशंस को ना बचा सकते हैं 2020 से और 2050 से। जो बातें करना है ना 2020 से 2050 यानी कि 3 डिकेड्स की बात कर रहा है। ठीक है, अगला तीसरा कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड और PM है ना, पार्टिकुलेट मैटर, इनके इमिशंस को 35% और 28% से कम कर सकता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स ये सब बातें हैं, आप इनको याद रखिए। उसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं जो इन्होंने अलग से जो इन्होंने जो बोला है फ्रेंड्स, ये हम लोग पर्टिकुलर इस पैरा को देखते हैं। इन्होंने इसमें बोला है कि भाई हम 311 लाख करोड़ रुपए तो बचा सकते हैं, लेकिन बचाएंगे कैसे, क्या तरीका है। उन्होंने बोला है दोस्तों हमारा रेल बेस्ड ट्रांसपोर्ट है उसको और ज्यादा एफिशिएंट बनाया जाए, साथ में जो सप्लाई चेन है लॉजिस्टिक्स के अंदर उसको और ऑप्टिमाइजेशन किया जाए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बोला इलेक्ट्रिक और अदर क्लीन जो फ्यूल व्हीकल्स है ना उनको मूव करना पड़ेगा, CNG वगैरह जो है। तो यानी कि जो क्लीन इकोनॉमी, क्लीन एनर्जी की तरफ हम लोग मूव करते हैं तो हम लगभग 311 लाख करोड़ रुपए बचा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये रिपोर्ट तो बहुत अच्छे से कवर हो गई है, आप इसको आप एक बार क्विकली रिवीजन कर लीजिए। ऐसी रिपोर्ट्स आजकल पूछी जा रही है, फेज 1 में तो दोस्तों पूछा ही जा रहा है आजकल ऐसा चीज, फेज 2 में भी पूछ सकता है। तो आजकल क्योंकि आपको पता है करंट अफेयर्स काफी ज्यादा डिटेल में पूछने लग गया है IBPS। दोस्तों ये पर्टिकुलर न्यूज आइटम मुझे तो नहीं लग रहा था कवर करना चाहिए, लेकिन ठीक है जस्ट मैं आपको क्विकली मतलब जस्ट बता देता हूँ, बिकॉज ये मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट का आर्टिकल है दोस्तों। और हमारे जो सोशल जस्टिस मंत्री ना थावरचंद गहलोत, इन्होंने दोस्तों इनोग्रेट किया एक हॉस्टल BR अम्बेडकर भवन, जो कि NIEPD के अंदर आता है। सबसे पहले मैं आपको NIPD फुल फॉर्म बता दूं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, दिव्यांगजन। यानी कि जो है ना सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री या से काफी सारी इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन थोड़े अजीब अजीब नाम से ऑटोनोमस जो बॉडीज हैं, तो उनकी स्कीम्स पूछा जा सकता है, क्योंकि निर्भया स्कीम पूछ लिया था इसने लास्ट टाइम 2019 में दोस्तों, उसकी एक स्कीम है निर्भया नेशनल ट्रस्ट की। तो ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका ध्यान रखो, कोई स्कीम न्यूज में आती है तो उसको भी आप कवर कर लिया करें। इसके अलावा इन्होंने जो बोला है दोस्तों, जो कॉचिलेर इम्प्लांट्स के लिए इन्होंने जो पर यूनिट है ना लिमिट बढ़ा दी है, 6 लाख से 7 लाख रुपए कर दिए। उसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं तो और कोई काम की चीज मेरे को इसमें लगी नहीं है, आई थिंक बाकी और कुछ काम का लगा नहीं है। बट आप वो याद रखो जो कोचलार इम्प्लांट्स के लिए है ना लिमिट बढ़ा दी है 7 लाख रुपए। अगले न्यूज आइटम पे आ जाते हैं जो कि नाबार्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फेज 1 में आने का, फेज 2 में आने का चांस बहुत ज्यादा है दोस्तों। सब जो न्यूज आइटम है दोस्तों, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन एजेंसी है किसके अंदर, मिट्टी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। और दूसरा हमारा IARI, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, इन दोनों ने एग्रीमेंट MOU साइन किया किस चीज के लिए, डिमांड बेस्ड टेली एग्री एडवाइजरीज फार्मर्स के लिए। यानी कि जो डिमांड के बेसिस पे फार्मर जैसे डिमांड करते हैं उस टाइप से उनको एग्रीकल्चर एडवाइजरीज SMS के थ्रू दिया जाए। दोस्तों अपन ने देखा जो एजेंसी किसने साइन किया है, उसके अलावा हम लोग आगे चलते हैं। इसके अलावा लोग इस मीटिंग में प्रेजेंट से अपने को ज्यादा इंपॉर्टेंट काम का नहीं, उसके अलावा भी तीनों चीज देखते हैं, 3 पैरा है वो हम समझते हैं, जिनको डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं जो हाई लेवल ऑब्जेक्टिव है ना इस MOU का, हम सब देखो वो है कि इंटरेक्टिव इंफॉर्मेशन डेसिमेशन सिस्टम जो है ना डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, उसका प्लेटफॉर्म है। उसको ICAR है उसका एक दोस्तों प्रोग्राम है, किसान सारथी प्रोग्राम। आप याद रखो यार, ब्लैंक देके पूछ सकता है, ऐसी चीजें है ना। तो इन दोनों को इंटीग्रेट करना है, यानी कि डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन जो है उसका ये जो इंफॉर्मेशन डेसिमेशन सिस्टम है उसको ICAR है उसका किसान साथी प्रोग्राम के साथ में इंटीग्रेट करना। उसके बाद में जो हमारा ICAR का जो नेटवर्क है ना उसको यूज करके एक बड़े फार्मर्स जो किसानों का तबका उसके साथ में जुड़ना बेसिकली। ठीक है, ताकि उनको टाइमली एडवाइजरीज मिल सके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, इन्होंने दोस्तों कोलैबोरेट यानी एक साथ मिलकर काम करने का मतलब ठाना है दोस्तों। और ये चाहते हैं
दोस्तों मल्टीमीडिया मल्टीवे एडवाइजरीज कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो है फार्मर्स को ऐड किया जाए। ठीक है, अगर जब लोग स्टार्ट करेंगे इंटरेक्टिव इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन सिस्टम, ये है आईसीआर का जो प्लेटफॉर्म उसके ऊपर डिप्लॉयड किया जाएगा, जो कि पुश एंड पुल बेस्ड सिस्टम होगा, जहां पे कि एग्रीकल्चर रिलेटेड इंफॉर्मेशन कैन बी पुल्ड फ्रॉम द फार्मर्स यूजिंग मोबाइल, यानी किसानों की क्वेरीज को लिया जा सकेगा वहां पे कि भाई आपकी क्या क्वेरीज है। उसके बाद में ये जो पर्टिकुलर जो सिस्टम है जो डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन का, एक किसानों को एक बेसिकली एक ऑप्शन देगा कि आपको अपनी जरूरत के अनुसार आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं उनको ही आप सब्सक्रिप्शन दें, यानी कि हम जो यूट्यूब में सब्सक्राइब करते हैं ना, जिनका चैनल अच्छा लगता है उनको सब्सक्राइब करते हैं, वैसे वाला फंडा ये भी अपनाने वाले हैं। हम लोग बात करते हैं जो एक्सपर्ट बैठे रहेंगे ना जहाँ पे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर, वो दोस्तों फार्मर्स के डाटाबेस के एक्सेस रहेंगे, वो देख पाएंगे किसान ने क्या क्वेरी की है। तो इस तरीके से जो है बेसिकली एक्सपर्ट जो है किसानों की क्वेरी को समझ पाएंगे, उनकी जो इश्यू है रेज किया, फील्ड लेवल पे क्या प्रॉब्लम है। सो बेसिकली इट्स काइंड ऑफ ए नो योर फार्मर मतलब इनिशिएटिव है, और ये अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन से किसानों को प्रोवाइड करा पाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी हम लोग बात करते हैं अभी फिलहाल अभी क्या एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, जो है जो इंटरेक्टिव इंफॉर्मेशन डेसिमेशन सिस्टम जो है अभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में डिप्लॉय किया गया है, आंध्र प्रदेश में भी, तेलंगाना, यानी कि 3 इन पर्टिकुलर सेट में डिप्लॉय किया गया। लेकिन अभी जैसे ही एमओयू साइन हुआ पूरे देश में अवेलेबल रहेगा, तो बहुत ही अच्छी बात हमारे देश के किसानों के लिए कि उनको टेली एग्री सर्विसेज मिलेगी, वो भी एक्सपर्ट से। दोस्तों हम लोग जो लास्ट में एंडिंग पॉइंट बात करते हैं इसका किसका क्या रोल रहेगा, जो डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन है उसका टेक्निकल सॉल्यूशन देना रहेगा, यानी कि डेवलपमेंट करेगा, होस्टिंग और ये जो है ना ये जो आईसीटी प्लेटफॉर्म इसको मैनेज करने वाला काम है इसका, बेसिकली जो भी है ना टेक्निकल काम है बेसिकली इसका रिलेटेड टू द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, दैट थिंग्स इन्वॉल्व इन द टेक्नोलॉजी विल बी टेकन केयर बाय दिस डीआईसी। और उसके बाद में आईसीआर की बात करते हैं ना, इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव रहेगा दोस्तों ऑपरेशन जो रहेंगे उसको मैनेज करेगा ये, इसका जो भी एग्जिस्टिंग जो है कृषि विज्ञान केंद्र से उनके थ्रू और भी इंस्टीट्यूशंस के साथ में जुड़ेगा दोस्तों, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है तो उनमें जुड़ के बेसिकली अल्टीमेटली जो है टेक्निकल जो है किसानों को एडवाइजरी एक्सपर्टाइज तो ये आईसीआर देगा, बाकी डीआईसी टेक्निकल जो सॉल्यूशन है प्लेटफॉर्म उसको मैनेज करेगा। तो हमने ये न्यूज कवर कर लिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाबार्ड के लिए, अच्छे से आप पढ़िए इसको। दोस्तों अगला न्यूज है हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जो है न्यूज में है, अभी 3.61 लाख जो घर है इसके अंदर अप्रूवल मिला है इसके अंदर। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की स्कीम्स आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके अलावा पहले जो है ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज लॉन्च किया गया था जनवरी 2021 में, मोदी जी ने लॉन्च किया था। इसके अलावा अगर हम लोग की इसमें जो है दोस्तों इस स्कीम के जो 4 वर्टिकल्स होते हैं, हम लोग अलग से गाइडलाइन भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ उसमें कवर करेंगे, जो हमारी इसके पॉइंट्स हम लोग वो देखने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। आपको ये चीज पता होनी चाहिए, अभी जो कुछ दिनों पहले यानी कि जनवरी में 6 जगह लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए गए थे, पूछा भी है कहीं किसी ना किसी एग्जाम में शायद, ये अगरतला, चेन्नई, लखनऊ, रांची, मतलब राजकोट, इंदौर, ये 6 जगह पे बनाए जा रहे हैं दोस्तों। उसके अलावा यहाँ से एक सवाल तो फेज 1 में ऑलरेडी पूछ लिया गया है, दैट नवीरिथि करके एक न्यूज आइटम था। हम लोग चलते हैं इस स्कीम दोस्तों, इसमें मेन चीज है कि इसकी स्कीम का जो है आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए। स्कीम की गाइडलाइंस को देखते हैं एक बार क्विकली। इस स्कीम की गाइडलाइन खोला है मैंने, सबको घर देना, हाउसिंग फॉर ऑल, अर्बन कंपोनेंट है 2022 तक। इसकी अगर हम लोग बात करते हैं इसके जो कंपोनेंट्स है दोस्तों, देखो ये जो मोटा मोटा आपको अंदाजा मैं आपको देना चाहता हूँ दोस्तों, इसका जो अल्टीमेट मकसद है हर घर को एक पक्का हाउस मिले, वाटर कनेक्शन हो, टॉयलेट फैसिलिटी जो बिजली पानी सब मिले, बिजली पानी आवास यानी कि सब चीज़ मिले। ठीक है, 2022 तक इसको देना था। इसके अंदर अल्टीमेट जो हाई लेवल ऑब्जेक्टिव है ना, ये तो आपको याद होना ही चाहिए, यानी कि जो अर्बन पुअर है ना उनको घर देने का इसका टारगेट है अल्टीमेटली। अब इसके 4 कंपोनेंट है, 4 वर्टिकल्स हैं ये बोले तो। पहला है जो इस्लाम रिहेबिलिटेशन ऑफ स्लम ड्वेलर्स, जो प्राइवेट डेवलपर्स है ना, वो जो जमीन है जो अर्बन एरिया में उसको रिसोर्स की तरह ट्रीट करके दोस्तों स्लम जो ड्वेलर्स उनको हाउसिंग प्रोवाइड कर पाए। दूसरा दोस्तों प्रमोशन ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर वीकर सेक्शंस थ्रू क्रेडिट लिंक सब्सिडी, यानी कि आपको जो लोन लेते हो आप तो सब्सिडी मिलती है आपको घर बनाने के लिए। तीसरा कंपोनेंट है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप विद पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। ठीक है, यानी कुछ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर आके मिलकर कुछ घर बनाते हैं, उसमें से कुछ पर्टिकुलर हिस्सा जो है गरीबों को दे देते हैं, तो उनको कुछ पर हाउस के हिसाब से कुछ पैसा मिल जाता है बट डेवलपर्स को, प्रोजेक्ट जो बनाते हैं उनको। फोर्थ कंपोनेंट है सब्सिडी फॉर बेनिफिशियरी लीड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन, यानी कोई बेनिफिशियरी अगर खुद अपना भी घर को कुछ सुधार करना चाहे तो उसको भी कुछ एक लिमिट प्रेस्क्राइब्ड है टू सर्टन बेनिफिशियरीज, कुछ क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं तो। अपन ने देखा सबसे पहले तो इसका ड्यूरेशन है 2015 से 2022 तक।
ठीक है, नहीं 2022 में सबको घर मिल जाएगा, लेकिन पता नहीं, देखो। उसके बाद में जो इसका कंपोनेंट बात करते हैं, ये पूरी स्कीम है ना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, लेकिन इसका एक कंपोनेंट सेंट्रल सेक्टर है, जो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी, जो सब्सिडी मिलती है ना एक कंपोनेंट एक वर्टिकल के तहत, वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि पूरा का पूरा खर्चा केंद्र सरकार देगी। इन्होंने दोस्तों कवरेज को 3 फेजों में बांटा था, आप देख सकते हो यहाँ पे। सबसे पहली चीज तो है कि जो 2011 की सेंसस के अनुसार जो 4041 जो स्टेचुरी टाउन्स है ना, सबको कवर करेगा ये। ठीक है, तो इसके अंदर आप देख सकते हो अभी जो फेज चल रहा है ना इसका फेज 3, उसके अंदर जो बचे कुछ सिटीज है सबको कवर करने वाला है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं आगे कुछ की अगर चीजें हैं। दोस्तों इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी आपको मैंने बता ही दिया है, इसके 4 कंपोनेंट है, 4 वर्टिकल्स है, आप देख सकते हो। पहला था इन सिटू स्लम रिडेवलपमेंट, अपन ने देखा कि लैंड एज ए रिसोर्स यूज करके प्राइवेट पार्टिसिपेशन के साथ में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। दूसरा दोस्तों अफोर्डेबल हाउसिंग थ्रू क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, इसके अंदर दोस्तों इंटरेस्ट बेसिकली जो है पर्टिकुलर लिमिट के अंदर एक पर्टिकुलर सब्सिडी दिया जाता है, हम आगे डिटेल में देख लेंगे। तीसरा अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, दोस्तों इसमें जो केंद्र सरकार असिस्टेंस देगी, अगर कोई प्राइवेट डेवलपर है ना, उनके 35% जो घर बनाए उनमें से 35% ईडब्ल्यूएस को देता है। तो उसके बाद में बेनिफिशियरी लीड हाउस कंस्ट्रक्शन, दोस्तों इसके अंदर कोई भी जो है अपना ओनर अगर अपना हाउस को बेसिकली थोड़ा अपने अपने लेवल पे ही मॉडिफिकेशन या कुछ एनहेंसमेंट करना चाहता है, वो शामिल होता है। दोस्तों मैं आपको एक होमवर्क की तरह दे रहा हूँ, ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ना क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम, इसके अंदर लिमिट है इनकम के अकॉर्डिंग कितना सब्सिडी मिलेगा, आप करिए। अगर आपको डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे को बता देना, आपके साथ में शेयर कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, आप इसको अच्छे से कवर कीजिए। पूछा जाने का चांस है क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के अंदर क्या सब्सिडी मिलती है इनकम ग्रुप। अलग अलग 2 तरीके के इसके अंदर होता है, एक तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होता है, एक दूसरा होता है लो इनकम ग्रुप्स। दोस्तों आज का लास्ट न्यूज है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होता है, इन्होंने दोस्तों एक्सटेंशन दिया न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2012 की। इसको एक अमेंडमेंट हुआ था 7 अक्टूबर 2014, उसको साथ में इसका अप्रूव दिया, यानी कि उस टाइम जो अमेंडमेंट हुआ था उसको इस पॉलिसी में इंक्लूड करके इसको अप्रूवल दिया गया है। दोस्तों ये जो पर्टिकुलर अप्रूवल मिला है फ्रेंड्स, वो हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों बेसिकली पीएसयू है रामागुंडम फर्टिलाइजर्स केमिकल लिमिटेड, इसको रिवाइवल चल रहा है इसलिए उन्होंने दिया है। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं आरएफसीएल की, एक जॉइंट वेंचर है कंपनी, जो कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनका एक सब्सिडरी है। दोस्तों उसके बाद हम लोग बात करते हैं आरएफसीएल को, दोस्तों एक पर्टिकुलर जो है रामागुंडम यूनिट जो है उसको रिवाइव करने का काम मिला है। उसके अलावा इसमें कुछ ज़्यादा काम की चीज़ें हैं नहीं है सच, तो आपको ये न्यूज़ का थोड़ा ऊपर से अंदाजा होना चाहिए। दोस्त इसी के साथ में हमने आज का पीआईबी कवर कर लिया 9 जून 2021 का। दोस्त अगर आपको कुछ कमेंट है, कुछ फीडबैक देना है, कमेंट बॉक्स कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो भी आप कमेंट कीजिए। दोस्तों आप लोग लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, ताकि हमारे जो है दोस्तों सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स थोड़ा हो बढ़ सके, स्टार्टिंग का पॉइंट है, ग्रोथ हो सके हमारे चैनल के। आप लोग सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, आपके लिए बेहतर से बेहतर, इससे भी बेहतर कंटेंट मैं लाता रहूंगा। पीआईबी की जो सीरीज है अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए। दोस्तों आप कुछ फीडबैक है, आपको लग रहा है कि कुछ कहीं पे सुधार की जरूरत है, आप वो भी बताएं। दोस्तों आप अच्छा भी कमेंट दें और आपको बुरा कुछ लगा हो तो भी कमेंट दें, बिकॉज दोस्तों अगर आप कुछ चीजें बताएंगे सुधार की अगर जरूरत है, जब ही सुधार हो सकता है। दोस्तों अलग अलग लोगों की ओपिनियन काफी ज्यादा मैटर करती है मेरे लिए फ्रेंड्स। आप सभी लोग सपोर्ट करते रहे, ऐसे ही प्यार बनाए रखे, चैनल पे आप विजिट कीजिए, नोटिफिकेशन वाला बटन जो है आप दबा दें फ्रेंड्स, ताकि आपको जैसे ही वीडियो में डालता हूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीकेंड पे मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोस प्लान कर रखा है, गवर्नमेंट स्कीम्स कैसे कवर करनी है, काफी लोग पूछ रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों आईबीपीएस और एसबीआई जो जीए के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको भी वीडियो लाऊंगा, कि मेरा टारगेट जो अभी आईबीपीएस का नोटिफिकेशन निकला ना आरआरबीज के लिए, उनके स्टूडेंट्स को भी टारगेट करना है, ताकि वो भी बेनिफिट हो सके। ना कि अपना स्कोप जो है दोस्तों लिमिटेड नहीं रखना, सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ करने का टारगेट है। दोस्तों सपोर्ट करते रहे ऐसे ही। आप वीडियो खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जेन्युइन कंटेंट मिलता और मिलता रहेगा।